जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रेलवे साइंस 3200 के 20वें क्लास की। जी हां दोस्तों, इससे पीछे के वीडियो सेशन में हम लोगों ने रेलवे साइंस 3200 का 19वां क्लास देखा था, जहां पे हम लोग वैसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करे थे जो आपके पिछले ग्रुप डी एग्जाम में पूछे गए थे। दोस्तों आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग उससे आगे के सेट की चर्चा करेंगे और ये भी क्वेश्चन जो होंगे वो आपके पिछले ग्रुप डी एग्जाम 2022 में जो ग्रुप डी एग्जाम हुई है उसमें पूछे गए हैं। और साथ ही आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि आज के इस सेशन का जो भी क्वेश्चन है उसका पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से जाकर के ले सकते हैं। बहरहाल आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। मेरे मित्र, आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि जीवों का निम्न में से कौन सा समूह अन्य पौधों और जीवों को मारे बिना उसे पोषण प्राप्त करता है? मेरे मित्र, ऑप्शन है जू, फीताकृमि, जोंक, अमरबेल। आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि इन सभी ऑप्शन में से जीवों का ऐसा कौन सा समूह है जो अन्य पौधों और जीवों को मारे बिना उससे पोषण प्राप्त करता है? मेरे मित्र, आप सभी क्या कहते हो कि गुरुजी ये जो जू है ये सामान्यतः बाल में हो जाता है, तो क्या किसी को अगर जू हो जाता है तो वो मर जाता है क्या? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। फिर हम लोग क्या करते हैं, जू के लिए अलग अलग दवाई का यूज करते हैं, अलग अलग शैम्पू का यूज करते हैं। लेकिन जू क्या करता है, तो सर आपके हेयर के स्कल से यानी कि जो आपका कपाल है उससे वो ब्लड चूसते रहता है और अपना पोषण प्राप्त करते रहता है। मतलब ये हुआ कि जू जो है वो पौधे और जीवों को मारे बिना क्या करता है, अपना पोषण प्राप्त करता है। ठीक इसी तरह से सर फीताकृमि का भी रोल होता है और ठीक इसी तरह से अगर आप पानी वगैरह में जाते हैं तो आप देखते होंगे कि जोंक वगैरह लग जाता है। तो क्या अगर किसी को जोंक किसी के शरीर में चिपक जाता है तो वो मर जाता है? आप कहते हैं नहीं सर। तो जोंक क्या करता है, तो आपके बॉडी में चिपक कर आपके बॉडी से ब्लड को चूसते रहता है। तो आप ये कह सकते हैं सर जू, फीताकृमि, जोंक ये तीनों क्या है, तो सर अन्य जीवों को बिना हानि पहुंचाए हुए उससे अपना पोषण प्राप्त करता है। और सेम चीज आपका अमरबेल के साथ भी होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कसकट्टा कहते हैं, या फिर इसी को हम लोग क्या कहते हैं सर, पैरासाइट भी कहते हैं, यानी कि परजीवी के नाम से भी जानते हैं। मतलब ये हुआ कि आपके ऑप्शन ए में जो जू, फीताकृमि, जोंक और अमरबेल है ये सभी पौधे और अन्य जीवों को मारे बिना अपना क्या करते हैं, पोषण प्राप्त करते हैं। वहीं आप दूसरे ऑप्शन की बात करेंगे तो फीताकृमि तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो शेर है ये क्या करता है, तो सर अपना पोषण प्राप्त करने के लिए दूसरे जीव को मारता है। तो ये ऑप्शन तो आपका नहीं होगा। नेक्स्ट यहाँ पे आप बात करेंगे अमरबेल, आर्किड, ईस्ट, मशरूम, ये भी क्या है, तो सर दूसरे जीवों को मारते हैं। जैसे कि मशरूम की अगर आप बात करेंगे तो वो सड़े गले जीवों से क्या करता है, अपना पोषण प्राप्त करता है। तो मशरूम को पोषण के लिए जीवों का सड़ना गलना या आप कह सकते हो डेड एंड डिकेइंग मटेरियल का होना बहुत ही जरूरी होता है। तो आप कहेंगे सर दूसरा ऑप्शन भी नहीं होगा। और सेम चीज आपका चौथे ऑप्शन के साथ भी है, तो आप कहेंगे सर ये भी नहीं होगा। सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो सर इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं था, एज अ स्टैटिक साइंस के रूप में इसको आप सभी याद रख लेंगे। बहरहाल बात कर लेते हैं सर अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा जा रहा है कि यदि कोई पदार्थ अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन ग्रहण करता है तो उसे डैश कहा जाता है। मेरे मित्र, मैंने आपको कई बार बताया है कि अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी पदार्थ के साथ ऑक्सीजन जुट रहा है या फिर उससे हाइड्रोजन हट रहा है तो आप सभी क्या कहते हैं उसको, आप कहते हैं सर ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो रही है। और अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन जुट रहा है और ऑक्सीजन हट रहा है तो आप उसको क्या कहते हैं कि गुरुजी रिडक्शन प्रोसेस हुआ है। यहाँ पे जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि यदि कोई पदार्थ अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन ग्रहण करता है तो उसे डैश कहा जाएगा। आप कहेंगे सर उसे ऑक्सीकृत हुआ कहा जाएगा। आप सभी के मन में आ रहा होगा कि गुरुजी उदासीनीकृत का मतलब क्या हुआ। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना कि जब अम्ल भस्म के साथ अभिक्रिया करता है तब ये क्या बनाता है, आप सभी कहेंगे गुरुजी ये जल और लवण बनाता है। और मेरे मित्र अम्ल और भस्म की जो अभिक्रिया होती है उसको हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। तो आप कहेंगे सर यहाँ पे उदासीन अभिक्रिया होगी। नेक्स्ट है विघटित होना या विघटित हुआ। ध्यान में रखेंगे इसी को हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में, इसी को हम लोग डिकम्पोज कहते हैं। क्या कहते हैं, डिकम्पोज कहते हैं। और आपने डिकम्पोजिशन रिएक्शन कई बार पढ़ा है। क्या कहते हैं कि सर इस अभिक्रिया में कोई बड़ा यौगिक
टूट करके छोटे छोटे अणुओं का निर्माण करते हैं या छोटे छोटे प्रतिफलों का निर्माण करते हैं। और आपको यह भी मालूम है कि जब भी हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन की बात करते हैं तो सर ये तीन तरीके से हो सकता है, या तो उष्मा दे करके, और इसको अगर उष्मा दे करके विघटन हो रहा है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, आप कहेंगे सर थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं, या फिर अगर इलेक्ट्रिसिटी से हो रहा है तो हम लोग उसको इलेक्ट्रोलाइटिकल डिकम्पोजिशन कहते हैं, और अगर डिकम्पोजिशन की प्रोसेस आपका सनलाइट से हो रहा होता है तो आप उसको क्या कहते हैं, फोटोलाइटिकल डिकम्पोजिशन कहते हैं। नेक्स्ट है आपका अपचयित होना। तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी अपचयित होने का मतलब ये हुआ कि इसमें या तो हाइड्रोजन ऐड हो रहा होगा या फिर ऑक्सीजन क्या हो रहा होगा सर, बाहर निकल रहा होगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। आइए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि एक प्रकाश किरण एक 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण के बिंदु M पर आपतित होती है। आपसे कहा जा रहा है यह समान पथ के अनुदिश वापस परावर्तित होती है और इसके वक्रता केंद्र C से आती हुई प्रतीत होती है। नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी का पालन करते हुए PC इक्वल टू डैश होगा। मेरे मित्र ध्यान देंगे, यहाँ पे किसकी चर्चा की जा रही है, तो आप सभी कहेंगे गुरुजी यहाँ पे उत्तल दर्पण की चर्चा की जा रही है। अगर हम लोग उत्तल दर्पण के लिए डायग्राम बनाते हैं तो क्या कहते हैं, आप कहते हैं सर इस तरह की संरचना होगी। मेरे मित्र ये वाला जो पॉइंट है ये क्या कहलाता है, आप कहते हैं सर उत्तल दर्पण का ध्रुव कहलाएगा। यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं सर, फोकस लिखते हैं, और यहाँ पे क्या लिखते हैं हम लोग, वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। मेरे मित्र इतना तो आप सबों को मालूम है कि जब भी हम किसी दर्पण के वक्रता केंद्र की बात करते हैं, किसी भी गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र की बात करते हैं तो क्या कहते हैं कि गुरुजी गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसका केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। मान लीजिए कि ये जो आपका उत्तल दर्पण है वो आपका इस खोखले गोले का एक भाग है, इसका एक केंद्र भी होगा जिसको हम लोग C से रिप्रेजेंट करेंगे, और यही C जो है वो इस दर्पण का क्या कहलाता है, तो सर इस खोखले गोले से जो भी दर्पण बनेगा चाहे उत्तल बने या अवतल बने, तो सर ये जो C है ये क्या कहलाएगा, तो सर जो दर्पण है उसका वक्रता केंद्र कहलाएगा। आपके क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक प्रकाश किरण एक 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण के बिंदु M पर आपतित होती है। ध्यान दीजिएगा कि अगर हम इस वक्रता केंद्र से इस पे एक लंब खींचे तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी ये त्रिज्या हो जाएगी, और आप क्या कहते हैं कि गुरुजी जो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या वक्रता त्रिज्या कहलाती है। तो आप कहेंगे कि सर ये P से लेकर के C तक की जो डिस्टेंस होगी वही क्या कहलाएगी हमारा, आप सभी कहेंगे कि सर जी ये हमारा वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी, वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। और मेरे मित्र आपके क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि वक्रता त्रिज्या कितनी है, 20 सेंटीमीटर। कितनी है सर, 20 सेंटीमीटर, यानी कि PC इक्वल टू आपका कितना है गुरुजी, 20 सेंटीमीटर। पहले ही क्वेश्चन में कहा जा रहा है, कह रहा है कि यह समान पथ के अनुदिश वापस परावर्तित होती है और इसके वक्रता केंद्र से आती हुई प्रतीत होती है। मेरे मित्र इसमें भी कहीं से कोई शक नहीं है कि आप सबों को मालूम ना हो कि अगर कोई प्रकाश की किरणें उत्तल हो या फिर आपका दर्पण अवतल हो उसमें वक्रता केंद्र के अनुदिश आएगी। अगर वक्रता केंद्र के अनुदिश आएगी तो आप क्या कहेंगे कि सर वो उसी पाथ में रिटर्न हो जाएगी। अगर ये ऐसे जा रही है तो सर उसी पाथ में रिटर्न हो जाएगी। आपसे पूछा जा रहा है कि नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी का पालन करते हुए PC इक्वल टू व्हाट, आप क्या कहेंगे कि गुरुजी जब PC 20 सेंटीमीटर है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे PC इक्वल टू 20 सेंटीमीटर होगा, बिल्कुल। लेकिन समस्या है ये चिन्ह परिपाटी का। तो भाई मैंने आपको कई बार बताया है कि जब भी हम लोग चिन्ह परिपाटी की बात करते तो क्या कहते हैं सर, इसी को इंग्लिश में साइन कन्वेंशन कहा जाता है। और हम लोग कहते हैं कि गोलीय दर्पण में वस्तु स्थिति, फोकस दूरी, प्रतिबिंब दूरी, इन सभी को पॉजिटिव और नेगेटिव साइन के साथ जब रिप्रेजेंट किया जाता है तो हम लोग कहते हैं चिन्ह परिपाटी के अनुसार इसको क्या किए हैं सर, रिप्रेजेंट किए हैं। और इसमें कहीं से कोई शक नहीं है कि आप सबों को मालूम ना हो, आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी जो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होती है, जो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होती है वो क्या होती है, आप कहते हैं धनात्मक होती है। और साथ ही साथ उत्तल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है, उत्तल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है वो भी क्या होती है, आप कहते हो गुरुजी धनात्मक होती है, यानी कि पॉजिटिव होती है। तो आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी का पालन करते हुए PC डैश होगा, तो आप कहेंगे सर PC 20 सेंटीमीटर होगा और इसमें हम लोग नेगेटिव साइन नहीं लगाएंगे
क्योंकि पॉजिटिव चीजों को या पॉजिटिव नंबर को जब भी व्यक्त किया जाता है तो बगैर साइन के व्यक्त किया जाता है। तो आप बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो सर क्वेश्चन में यहां पे भी कोई दम नहीं था, बस कंसेप्ट था। तो मेरे ख्याल से कंसेप्ट को आप सभी समझ पाए होंगे। आइए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है बड़ा ही सरल सा कि चुंबकीय क्षेत्रों में परिवर्तन के कारण कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विभवांतर के परिमाण को बढ़ाने के लिए इनमें से किस विधि का उपयोग किया जा सकता है? सीधे सीधे कहेंगे सर चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता में वृद्धि करेंगे तो जाहिर सी बात है कि विभवांतर का परिणाम क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में है। आप कहेंगे सर स्टेटमेंट 2 में है, तो सही आंसर केवल और केवल आपका चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता में वृद्धि करना होगा। तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आइए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6 कि निम्न में से कौन सा आमाशय में बनने वाला एक प्रोटीन पाचक एंजाइम है? मेरे मित्र आप सभी क्या कहते हो कि गुरुजी हमारे आमाशय में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं जिसको हम लोग जठर ग्रंथि के नाम से जानते हैं, और इससे क्या निकलता है? गैस्ट्रिक जूस, जिसको हम लोग जठर रस कहते हैं। और ये जो जठर रस होता है इसमें क्या होता है? तो आप सभी कहते हैं सर HCl होता है और निष्क्रिय पेप्सिनोजोन होता है। मेरे मित्र जो HCl है वो निष्क्रिय पेप्सिनोजोन को क्या करता है? एक्टिव पेप्सिन में बदल देता है, और यही पेप्सिन प्रोटीन के पाचन के लिए क्या होता है सर? रिस्पॉन्सिबल होता है। तो आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा आमाशय में बनने वाला एक प्रोटीन पाचक एंजाइम है, आप सभी याद रखेंगे पेप्सिन जो है वो आमाशय में बनने वाला प्रोटीन पाचक एंजाइम है। और साथ ही आप सभी ध्यान में रखना कि यहाँ पे अगर बात की जा रही है HCl की, तो आप सभी याद रखेंगे कि हमारे बॉडी से जो अम्ल स्रावित होती है या आमाशय से जो अम्ल स्रावित होती है वो क्या है? तो आप सभी याद रखेंगे आमाशय से स्रावित अम्ल HCl है, जिसको हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना ये HCl क्या करता है? तो सर गैस्ट्रिक जूस में जो निष्क्रिय पेप्सिनोजोन होते हैं उसको ये एक्टिव कर देता है, यानी कि जो इनएक्टिव है उसको ये एक्टिव कर देता है, और प्रोटीन के पाचन में ये पेप्सिन क्या करता है? आपको सहायता प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7 कि L लंबाई और A अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले एक तार का प्रतिरोध 0.5 ओम है। समान पदार्थ से निर्मित समान लंबाई और 2A अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले तार का प्रतिरोध डैश होगा। क्या ये क्वेश्चन सॉल्व होगा? बहुत सारे मित्र तो कहेंगे गुरुजी आसानी से सॉल्व हो जाएगा, लेकिन कुछ मित्र सोच रहे होंगे गुरुजी इसको कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पे तो जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है उसको 2 गुना कर दिया जा रहा है। मेरे मित्र बिल्कुल ही सरल तरीके से सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि L लंबाई और A अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले एक तार का प्रतिरोध 0.5 ओम है। भाई मेरे हम यहाँ पे मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं कि ये हमारा कोई चालक तार है जिसकी लंबाई कितनी है? L, और इसका जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है, इसका जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है वो कितना है? A है। जब इसकी लंबाई L और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A है, तब चला जी इसका जो प्रतिरोध है वो कितना है? तो सर प्रतिरोध जो है वो 0.5 ओम है। कितना है? 0.5 ओम। ध्यान देंगे कि अगर हम लोग R इक्वल टू फॉर्मूला लिखे तो क्या कहिएगा? आप कहेंगे रो L बटा A। अच्छा ये रो L बटा A किसके बराबर है? तो सर ये जो रो L बटा A है वो 0.5 ओम के बराबर है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब दूसरे स्टेटमेंट में क्या कहा जा रहा है? तो सर दूसरे स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि जो समान पदार्थ से निर्मित समान लंबाई और 2A अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले तार का प्रतिरोध क्या होगा? मतलब क्या कि जो आपका ये तार का मटेरियल है उसी तार के मटेरियल से इतना ही लंबाई का अगर कोई और चालक तार लें, बस फर्क क्या है? तो सर जो चालक तार लेंगे समान लंबाई और समान मटेरियल का, उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या हो? 2A हो। तब आपसे पूछा जा रहा है कि प्रतिरोध क्या होगा? तो आप कहेंगे गुरुजी हम लोग कहेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे हमारा जो नया चालक तार होगा उसकी लंबाई तो L ही रखेंगे, लेकिन जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो हमारा क्या हो जाएगा? 2A हो जाएगा। अब हमसे पूछा जा रहा है कि इसका प्रतिरोध क्या होगा? तो आप कहेंगे सर अगर हम R डैश इक्वल टू रो L बटा 2A लिख दे तो कोई दिक्कत होगा? बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा चेला जी, क्योंकि लंबाई आपने रखा ही और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल आपके क्वेश्चन में 2A कहा जा रहा है तो बटा 2A कर दिया। भाई मेरे अगर हम इसको थोड़ा सा अरेंज कर लें तो रो L बटा A इक्वल टू 1 बटा 2 नहीं लिख सकते हैं क्या? आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। जरा सा आप हमें ये बताओ कि रो L बटा A का वैल्यू कितना है? आप कहेंगे सर जी 0.5, तो इसके जगह आप 0.5 रखिए इनटू 1/2 कर दीजिए। क्या कहिएगा कि गुरुजी पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा।
मतलब 1 पे 0 आ जाएगा और आप सभी क्या कहिएगा कि गुरुजी ये हो जाएगा हमारा 5/20। कितना हो जाएगा 5/20, 5 एकम 5, 5 चौका 20। जब सॉल्व करेंगे तो 0.25 ओम कितना आ जाएगा 0.25 ओम। तो जो आपसे सवाल करा जा रहा था कि समान पदार्थ से निर्मित समान लंबाई और 2a अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले तार का प्रतिरोध डैश होगा, आप कहेंगे 0.25 ओम होगा। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। आइए बात करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। आपसे पूछा जा रहा है कि एक अवतल दर्पण 16 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले किसी गोले के पृष्ठ के एक भाग से बनाया गया है। इसका मुख्य फोकस इसके ध्रुव से डैश की दूरी पर होगा। मेरे मित्र आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि कोई जो अवतल दर्पण है वो 16 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले किसी गोले के पृष्ठ से बनाया गया है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि इसका मुख्य फोकस इसके ध्रुव से कितनी दूरी पर होगा। अब बहुत सारे मित्र यहाँ पे सोच रहे होंगे कि गुरुजी ये कैसे होगा, यहाँ पे तो कोई क्लू ही नहीं दिया हुआ है, हम कैसे सॉल्व करेंगे। भाई मेरे पूरा का पूरा क्लू दिया हुआ है और अभी जस्ट मैंने पीछे के क्वेश्चन में आपको इसका कंसेप्ट भी बताया है। पहले ही क्लियर कर दिया है कि 16 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले किसी गोले के पृष्ठ से एक अवतल दर्पण बना है। तो पहले हम क्या करते हैं सर कि एक गोला बना लेते हैं और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे सर 16 सेंटीमीटर। मेरे मित्र ये क्या होगा, आप कहेंगे सर ये केंद्र हो जाएगा, सेंटर पॉइंट होगा। ध्यान दीजिएगा कि अब अगर हम एक अवतल दर्पण बनाएं, यहाँ पे अगर हम एक अवतल दर्पण बनाएं तो ये क्या होगा, आप कहेंगे सर ध्रुव होगा। अच्छा ये वाला पॉइंट क्या होगा, आप कहेंगे एफ। ये वाला पॉइंट क्या होगा सर सी होगा। मेरे मित्र आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी गोलीय दर्पण की जो वक्रता केंद्र होती है वो एक्चुअली में जो गोला होता है उसका केंद्र होता है। और आप क्या कहेंगे कि सर केंद्र से जो खींची गई रेखा होगी गोला के परिधि पे वो तो त्रिज्या होगी। और भाई मेरे आप सभी कहते भी हो तो कि गुरुजी जो पीसी है इसी को वक्रता त्रिज्या या मुख अक्ष के नाम से जानते हैं। तो आपके क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है सर जी 16 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है, यानी कि आपका जो P और C के बीच की डिस्टेंस है वो कितनी है सर 16 सेंटीमीटर है। तो मेरे मित्र आप क्या कहेंगे कि गुरुजी यहाँ पे R हमारा 16 सेंटीमीटर है, क्योंकि जो वक्रता त्रिज्या होता है इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं R से। अच्छा आप सभी ने पढ़ा है कि गुरुजी गोलीय दर्पण में फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी कि F = R/2। तो जब आपका वक्रता त्रिज्या 16 सेंटीमीटर दिया हुआ है और पूछा जा रहा है कि ध्रुव से डैश की दूरी पर फोकस होगा, तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी F = 16/2 हो जाएगा और ये 8 दूना 16 यानी कि 8 सेंटीमीटर हो जाएगा और सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मेरे मित्र चूंकि मुझे आपको समझाना था तो मैंने इतना सारा बात लिख दिया, लेकिन आपको लिखने की जरूरत नहीं है। आपके पास अगर कंसेप्ट है और आज के बाद से आप ये चीज हमेशा ध्यान में रखेंगे कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है और साथ ही जो वक्रता त्रिज्या होती है ये फोकस दूरी की दोगुनी होती है। ये दोनों ही पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि लगातार इससे संबंधित क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। कई बार आप सभी इससे भी रूबरू हुए होंगे। आपसे कहा जा रहा है कि जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो लेड ऑक्साइड ऑक्सीजन गैस और एक भूरे रंग की रहस्यमयी गैस बनती है। यह रहस्यमयी गैस कौन सी है। मेरे मित्र सिंपल आपको यहाँ पे PbNO3 यानी कि लेड नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन याद रखना है। याद रखिएगा कि जब PbNO3 को गर्म किया जाता है यानी कि हीट दिया जाता है, ध्यान देखिए हीट का सिंबल आप ये भी लिख सकते हैं या सिंपल हीट भी लिख सकते हैं। तो ये क्या होगा आप सभी ध्यान में रखना, PbO लेड ऑक्साइड में टूट जाएगा और इसका कलर कैसा होता है येलो होता है। और साथ ही क्या होगा तो सर NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनेगा और फिर क्या होगा तो सर ऑक्सीजन गैस रिलीज होगा। तो आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि वह रहस्यमयी गैस कौन सी है, तो ये जो आप NO2 देख रहे हैं इसी को यहां पे क्या कहा जा रहा है सर रहस्यमयी गैस, यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को रहस्यमयी गैस कहा जा रहा है। तो सिंपली हम कहेंगे सर हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बस आपको क्या करना है तो ये रिएक्शन याद रखना है कि जब भी लेड नाइट्राइट को यहाँ पे जो PbNO3 है इसको क्या कहा जाता है, आप सभी ध्यान में रखना, इसको लेड नाइट्रेट कहा जाता है। और ये जो आपका PbO है इसको क्या कहा जाता है, लेड ऑक्साइड कहा जाता है। और NO2 है इसको क्या कहा जाता है, तो इसको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कहा जाता है।
क्या कहा जाता है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कहा जाता है। तो जब भी लेड नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन होगा तो ये क्या बनाएगा? तो सर लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस मुक्त करेगा। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना कि चूंकि ये रिएक्शन किसके उपस्थिति में हो रही है? हीट के उपस्थिति में हो रही है। तो अगर आपसे सवाल ये कर दिया जाए कि जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो ये लेड ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में टूट जाता है, यहाँ पे कौन सी अभिक्रिया हो रही है? तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी यहाँ पे उष्मीय अपघटन अभिक्रिया हो रही है। कौन सी अभिक्रिया हो रही है? उष्मीय अपघटन अभिक्रिया हो रही है, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसी को हम लोग इंग्लिश में थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं सर? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। तो आप सभी इस चीज को भी अपने माइंड में रखेंगे। बहरहाल उम्मीद करते हैं क्वेश्चन को आप सभी समझ पाए होंगे। आइए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन बड़ा ही सरल सा कि पौधे में उत्सर्जन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से एक के अलावे अन्य सभी सही हैं, उस गलत कथन की पहचान कीजिए। 4 ऑप्शन दिया हुआ है जो कि पौधा के उत्सर्जन से संबंधित है और आपको बताना है कि इसमें जो आपका गलत है उस कथन की पहचान कीजिए। पहला ऑप्शन है कि उत्सर्जन का तात्पर्य शरीर के अपशिष्ट उत्पादों को बाहर निकालना है। बिल्कुल ही सही है। उत्सर्जन की जब भी बात करेंगे, चाहे हम बात करें किसी जीव में, जीव बोले तो यहाँ पे एनिमल किंगडम की हम बात कर रहे हैं, कोई भी हमारा जीव हो सकता है, हम हो सकते हैं, आप हो सकते हैं, अदर टाइप के पशु हो सकते हैं, गाय भैंस कुछ भी हो सकता है। तो उत्सर्जन का मतलब ही होता है कि बॉडी से अपशिष्ट पदार्थों को, अपशिष्ट मटेरियल को बाहर निकालना, यानी कि वेस्टेज मटेरियल को बाहर निकालने की प्रक्रिया। तो आपका ये पहला ऑप्शन तो सर सही है। दूसरा है कि पौधे अपशिष्ट उत्पादों का उत्सर्जन करते हैं किंतु बहुत धीमी गति से करते हैं। ये भी बात सही है। हम लोग के बॉडी में जितना तेजी से एक्सक्रीटरी मटेरियल का प्रोसेस होता है बाहर निकलने का, उतना तेजी से पौधे के शरीर में नहीं होता है। पौधे के शरीर में उत्सर्जन की प्रक्रिया धीमी होती है। और मेरे मित्र तीसरा ऑप्शन है कि पौधे में अनेक अपशिष्ट उत्पादों के निष्कासन के लिए कई विशिष्ट अंग होते हैं। मेरे मित्र ये जरूरी नहीं है। पौधे में एक्सक्रीटरी मटेरियल के बाहर निकलने के लिए या निष्कासित होने के लिए कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं होता है, कोई विशिष्ट अंग नहीं होता है। और आप सबों को मालूम है कि पौधे में अपशिष्ट पदार्थों का जो विनिमय होता है वो या तो सर गैसों के परिवहन के थ्रू हो जाता है, या आप कह सकते हो सर रंध्रों से हो जाता है, या फिर सर कुछ एक्सक्रीटरी मटेरियल ऐसे होते हैं जो पुराने जाइलम में जाकर के स्टोर हो जाते हैं। तो मेरे मित्र आप कुल मिला के ये कह सकते हो कि पौधे में उत्सर्जित पदार्थों को बाहर निकालने के लिए कोई विशिष्ट ऑर्गन नहीं होता है। तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और मेरे मित्र ध्यान रखेंगे कि चौथे ऑप्शन में कहा जा रहा है कि पौधे अपशिष्ट उत्पादों का उत्सर्जन बहुत कम मात्रा में करते हैं। यह बात भी क्या है सर? बिल्कुल ही सही है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सर, क्वेश्चन नंबर 11 कि किस यौगिक को निर्जलन अभिकर्मक माना जा सकता है? माना जा नहीं सकता है सर, है कौन सा? सांद्र H2SO4, जिसको हम लोग क्या कहते हैं सर? जिसको हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल के नाम से भी जानते हैं। बाद बाकी इथेनॉल आप सभी समझ रहे हैं, C2H5OH। एथेनोइक अम्ल को ही क्या बोला जाता है? एसिटिक एसिड CH3COOH। और एथीन तो आप कहेंगे सर C2H4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव नर द्वारा उत्पन्न आधे युग्मकों में से कौन सा गुणसूत्र पूरक होगा? 22+XX, 22+X, 23+X और फिर है आपका 22+X। क्या होगा इसका आंसर? मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना कि जब भी हम लोग बात करते हैं मानव में गुणसूत्र की, किसकी बात करते हैं? मानव में गुणसूत्र की। तो आप सभी को यह ध्यान में रखना होगा कि मानव बोल रहे हैं तो हमारा मेल और फीमेल दोनों से तात्पर्य है यहाँ पे। और दोनों में ही कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो सर 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं सर? जोड़ा में 23 जोड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं सर? 23 जोड़ी कहते हैं। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि यहां पे जो हम लोग 23 जोड़ी कहते हैं, इसमें आप सबों को ये याद रखना होगा कि अगर हम लोग मेल गुणसूत्र की बात करते हैं तो मेल में 22 जोड़ी क्या होता है आपका? आप कहते हैं सर ऑटोसोम्स होता है। और एक क्या होता है सर? तो सर सेक्स क्रोमोसोम होता है, जो कि आपका XY के रूप में रिप्रेजेंट होता है। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना कि मेल में जो गुणसूत्र होते हैं उसको हम लोग या तो 22+X के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं या फिर 22+Y के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। जबकि फीमेल में हम लोग क्या कहते हैं? तो सर इसमें 22+X और साथ ही 22+X, यानी कि फीमेल के गुणसूत्र को रिप्रेजेंट करने के लिए 22+X का सहारा लेते हैं और
जो मेल होता है इसमें गुणसूत्र को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो सर 22 प्लस एक्स और 22 प्लस वाई इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। चला जी, आप सभी ध्यान में रखेंगे कि ये जो एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं ये क्या कहलाते हैं सर, सेक्स क्रोमोसोम कहलाते हैं, और ये सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जो वाई गुणसूत्र होता है ये एक्स गुणसूत्र से छोटा होता है। जो वाई गुणसूत्र होता है वो क्या होता है, एक्स गुणसूत्र से छोटा होता है। तो आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि मानव नर द्वारा उत्पन्न आधे युग्मकों में से कौन सा गुणसूत्र पूरक होगा, आप कहेंगे सर 22 प्लस एक्स इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन को आप सभी समझ पाए होंगे। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। मेरे मित्र, आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, क्या पूछा जा रहा है कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन विधि में शिशुओं का जन्म निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा होता है। ध्यान दीजिएगा कि यहां पे जो आईबीएफ है इसका फुल फॉर्म ही होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अब अगर आप इसको इंग्लिश में लिखेंगे तो ये आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। मेरे मित्र याद रखिएगा कि ये जो इन विट्रो है इसका लेटिन में मतलब क्या होता है, इसका लेटिन में मतलब होता है ग्लास, यानी कि फर्टिलाइजेशन क्या हो सर, जब ग्लास में हो। मेरे मित्र याद रखेंगे कि लेटिन शब्द इसका ग्लास होता है, लेकिन इन विट्रो को हम लोग समान भाषा में पात्र के रूप में भी देखते हैं। और ये जो आईबीएफ है इसको शुद्ध हिंदी में क्या कहा जाता है, पात्रे निषेचन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पात्रे निषेचन भी कहा जाता है। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखिएगा कि पात्रे निषेचन का मतलब क्या होता है। तो पात्रे निषेचन का मतलब होता है कि सर फीमेल के बॉडी से ओवम को और जो मेल का बॉडी का स्पर्म है उस दोनों का फर्टिलाइजेशन कहां पे होगा, तो सर किसी पात्र में किया जाएगा, यानी कि आप कह सकते हो फीमेल के बॉडी से बाहर किया जाएगा। ध्यान में रखेंगे इसमें सिर्फ फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस बाहर होती है, बाकी जो भ्रूण होता है उसका विकास कहां पे होता है, तो सर फीमेल के बॉडी में ही होता है। एक्चुअली इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के लिए तभी डॉक्टर के द्वारा सजेशन दी जाती है जब पेरेंट्स में क्या होता है, तो सर जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है उसके लिए फैलोपियन ट्यूब चाहिए होता है। तो अगर किसी फीमेल के बॉडी में फैलोपियन ट्यूब बंद हो जाती है या किसी तरीके से वो काम नहीं करती है, तब वहां पे सुझाव क्या दिया जाता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का दिया जाता है। इसमें क्या होता है, तो सर फीमेल के बॉडी से ओवम लेगा यानी कि एग लेगा, और मेल के बॉडी का जो स्पर्म होगा, इस दोनों को बाहर यानी कि लैब में आप कह सकते हो कि किसी पात्र या बर्तन में लिक्विड द्रव अवस्था में क्या किया जाता है सर, तो फर्टाइल किया जाता है यानी कि निषेचित किया जाता है, और फिर उस फर्टाइल एग को फीमेल के बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाता है। और जो भ्रूण का विकास होता है वो क्या होता है, फीमेल के बॉडी में ही होता है, लेकिन फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस सर बाहर होती है, और इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं सर, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो आपसे कहा जा रहा है कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन विधि में शिशुओं का जन्म निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा होता है, शुक्राणु और डिंब का बाह्य निषेचन। ध्यान में रखेंगे शुक्राणु स्पर्म को बोला जा रहा है, डिंब को यहाँ पे ओवम बोला जा रहा है। यहाँ पे क्या होगा, आप कहेंगे सर बाह्य निषेचन ही तो कराते हैं हम लोग, आपने बोला सर किसी ग्लास में या लैब में हम लोग किसी बर्तन में कराते हैं, तो हमारा ये ऑप्शन तो सही है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। दूसरा है कि एकल माता पिता से गर्भ का विकास होता है, नहीं। परखनली के अंदर गर्भ का विकास, मेरे मित्र बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में गर्भ का विकास परखनली में होता है, और इसीलिए इसे टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाता है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। और चौथा है कि शुक्राणु और डिंब का आंतरिक निषेचन और भ्रूण का बाह्य विकास, सर ये भी नहीं होता है। सही आंसर क्या होगा, आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना कि सबसे पहले इस आईबीएफ पद्धति का जो मतलब आप कह सकते हो बेबी था, या आईबीएफ प्रोसेस से जो वर्ल्ड का सबसे पहला बेबी था वो कौन था, तो आप सभी याद रखेंगे लुइस ब्राउन था। और ये जो आईबीएफ पद्धति है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्नोलॉजी है, इस तकनीक का आविष्कार किसने करा था, तो आप सभी याद रखना कि इस तकनीक का आविष्कार रॉबर्ट एडवर्ड्स नामक वैज्ञानिक ने करा था। किसने करा था, रॉबर्ट एडवर्ड्स नामक वैज्ञानिक ने करा था, और इसलिए इन्हें क्या हुआ था सर, नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। और विश्व का सबसे पहला आईबीएफ पद्धति से मतलब आप कह सकते हो कि बॉर्न हुआ बेबी कौन सा है, लुइस ब्राउन।
और ध्यान में रखेंगे कि अगर आपसे क्वेश्चन ये कर दिया जाए कि भारत में आईवीएफ पद्धति से सबसे पहला बॉर्न बेबी कौन सा है, तो आप सभी याद रखना दुर्गा, जिसको हम लोग कनपुरिया अग्रवाल के भी नाम से जानते हैं। और ये कहां पे हुआ था सर? कोलकाता में हुआ था। तो ये चीज भी आप सभी ध्यान में रखेंगे। आइए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 कि निम्न में से कौन सी मेंडलीफ के आवर्त वर्गीकरण की विशेषता नहीं है। पहला ऑप्शन है उन्होंने तत्वों को समूहों और आवर्त के रूप में सारणीबद्ध रूपों में व्यवस्थित किया, बिल्कुल सही है। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे, जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसे पहले तत्वों को आवर्तों और समूहों के रूप में किस वैज्ञानिक ने वर्गीकृत करा, तो आप कहेंगे मेंडलीफ ने करा। और मेरे मित्र अगर आपसे क्वेश्चन ये करा जाए कि सबसे पहले आवर्त सारणी किसने बनाई है, आप कहेंगे मेंडलीफ ने बनाई। आवर्त सारणी की खोज किसने करा, आप कहेंगे मेंडलीफ ने करा। तो पहला ऑप्शन तो आपका सही है। दूसरा है कि वह कुछ अनुपस्थित तत्वों के गुणधर्म की भविष्यवाणी कर सके जिनकी खोज बाद में हुई, यह बात भी सही है। मेरे मित्र हम लोग जो अभी कहते हैं कि सर एक का सिलिकॉन, एक का हमारा बोरोन, या फिर आपका जो जर्मेनियम होता है या जो गैलियम है और जो स्कैंडियम है, इन तीनों को हम लोग अलग अलग नाम से जानते हैं। ये किसकी भविष्यवाणी थी, तो सर ये भविष्यवाणी मेंडलीफ की ही थी। तो आपका ये दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। फिर है कि उन्होंने तत्वों को भौतिक और रासायनिक दोनों गुणधर्म के आधार पर व्यवस्थित किया था, यह भी सही है। समस्थानिकों की सही स्थिति ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि मेंडलीफ जो है वो समस्थानिकों के सही स्थान को सर इंडिकेट नहीं कर पाए थे, और आइसोटॉप्स को उन्होंने क्या करा था, एक ही जगह पे रख दिया था, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो आप क्या कहेंगे कि सर इन चारों ऑप्शन में से ये हमारा क्या है, गलत है। और चूंकि हमको क्या करना था कि मेंडलीफ आवर्त सारणी की कौन विशेषता नहीं है, इसको सेलेक्ट करना था। तो आप कहेंगे सर सही आंसर भी क्या होगा, हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सर। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा अम्ल क्षार सूचक नहीं है। बताइए, इस चीज को हम आपको 2 साल से पढ़ा रहे हैं, क्या ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा? होमवर्क के रूप में ये क्वेश्चन को आप सबों के ऊपर छोड़ता हूं। सही आंसर क्या होगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। बहरहाल बात कर लेते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र CaOCl2 कैल्शियम हाइपोक्लोराइड पढ़ते हैं इसको, या फिर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड पढ़ते हैं, बिल्कुल ही सही है। और ब्लीचिंग पाउडर तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्लोरीन उत्पन्न करता है, सर ये भी बात सही है। आप कहेंगे कैसे सही है, तो भाई मेरे आप सभी ध्यान में रखना कि जब हम लोग CaOCl2 की अभिक्रिया तनु HCl के साथ कराते हैं, यानी कि डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराते हैं, तो ये क्या बना लेता है, CaCl2 कैल्शियम हाइड्रोक्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, और साथ ही H2O, और साथ में क्या होता है आपका क्लोरीन गैस रिलीज होता है, यानी कि Cl2 गैस रिलीज होता है। यहाँ पे जो कहा जा रहा है कि ब्लीचिंग पाउडर तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया करके क्लोरीन उत्पन्न करता है, बिल्कुल सही है। मतलब स्टेटमेंट ए और स्टेटमेंट बी दोनों सही है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 की क्रमशः 10 ओम और 20 ओम के 2 प्रतिरोध ए और बी 6 वोल्ट की बैटरी के साथ समांतर क्रम में संयोजित हैं। 1 सेकेंड में बैटरी द्वारा परिपथ को आपूर्ति की गई कुल ऊर्जा कितनी होगी। मेरे मित्र ऊर्जा की बात की जा रही है, आप कहेंगे फॉर्मूला हम H=I² RT लगाएंगे। आप कहिएगा कि गुरुजी हमें I तो मालूम नहीं है और R भी जो है वो हमें 2 प्रतिरोध को आपस में समांतर क्रम में जोड़ा जा रहा है। तो हम लोग यहाँ पे चालाकी दिखाएंगे और पहले क्या कोशिश करेंगे, आप कहेंगे सर पहले कोशिश करेंगे क्योंकि समांतर क्रम में जोड़ा गया है तो टोटल प्रतिरोध कितना है इसको निकाल ले। तो आप कहेंगे सर 1/10 प्लस 1/20 हो जाएगा। 10 और 20 का एलसीएम आप कहेंगे 20 से होगा, 10 दूना 20 और 20 एकम 20, ये कितना हो गया चला जी 3/20। अच्छा आरपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर जी उल्टा 20/3 ओम। तो आपका जो प्रतिरोध है टोटल वो तो निकल गया कितना सर 20/3 ओम। मेरा मित्र ध्यान देना कि यहां पे H=I² RT है और आप सभी क्या कहते हो कि गुरुजी हम सभी ओम के नियम से जानते हैं कि V=IR होता है, तो I= हम V/R भी ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं चला जी। आपके मन में आ रहा होगा कि गुरुजी क्या हम इस फॉर्मूला में I की जगह V/R रख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। ध्यान देंगे H= यहाँ पे I² RT है तो I की जगह हम V/R ले लेते हैं। V/R का क्या करते हैं सर स्क्वायर कर देते हैं इंटू R इंटू टी। चला जी H= क्या हो जाएगा V²
आर स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। क्या कहिएगा कि सर ये स्क्वायर इस आर को कैंसिल कर देगा और ये क्या बच जाएगा हमारा भी स्क्वायर बटा आर इंटू टी बच जाएगा। चलो जी, अब हमको यहाँ पे आई निकालने की जरूरत नहीं है। क्या कहेंगे कि सर जो हमारा विभवांतर है वो 6 वोल्ट है, क्योंकि भी का स्क्वायर है यहाँ पे, तो हम इसको 36 लिख देंगे। ये 36, आर कितना है आपका, तो सर जी 20/3, 36/20/3 अगुना समय, तो सर 1 सेकेंड है। मेरे मित्र जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या कहेंगे कि गुरुजी ये h इक्वल टू हो जाएगा हमारा 36 गुना 3/20, और 1 को गुना कर ही लेंगे तो हम लोग क्या कर लेंगे, आप कहेंगे कि सर ये 36 तिया 108/20 हो जाएगा। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 20×5 100 और 20×4 80, यानी कि कितना आंसर आ जाएगा 5.4 जूल। देख लीजिए किस ऑप्शन में है, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर डी में है। तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन को समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। आइए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा विकल्प परितंत्र में ऊर्जा प्रवाह के सही क्रम को निरूपित करता है। मेरे मित्र ध्यान देंगे कि यहाँ पे जो परितंत्र की बात की जा रही है, इसी को हम लोग इकोसिस्टम के नाम से जानते हैं। और आप सबों को मालूम है कि इकोसिस्टम में जो ऊर्जा का प्रवाह होता है, एक्चुअली में उसमें सबसे मेन कौन होता है, तो आप कहते हैं सर प्लांट, और इसको क्या बोला जाता है, प्रोड्यूसर यानी कि उत्पादक बोला जाता है। प्लांट को कौन खाता है, तो सर जो वेजिटेरियन होते हैं यानी कि जो शाकाहारी जीव जंतु होते हैं वो प्लांट को खाते हैं। और शाकाहारी जंतु को कौन खा जाता है, तो सर जो मांसाहारी जंतु होते हैं वो खा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हम लोगों का इकोसिस्टम है उसमें जो ऊर्जा प्रवाह की दर होती है वो कहीं ना कहीं कहां से शुरू होती है सर, प्रोड्यूसर से शुरू होती है, यानी कि प्लांट से शुरू होती है और मांसाहारी पे जाके खत्म हो जाती है। मेरे मित्र आप सभी कहेंगे कि सर जब प्लांट से शुरू होकर के मांसाहारी पे खत्म हो जाती है तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि सर जो ऊर्जा प्रवाह का क्रम होगा उसमें मांसाहारी पहले आएगा, फिर शाकाहारी, जिसको हम लोग उत्पादक कहेंगे। और ये किससे निकालेंगे सर अपनी ऊर्जा, आप कहेंगे सर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस यानी कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया से। तो आप क्या कहेंगे कि सर हमारे पहले ऑप्शन में शीर्ष मांसाहारी दिया हुआ है, ये नहीं होगा। शीर्ष मांसाहारी को हम लोग टॉप कार्निवोरस बोलते हैं, और उसके बाद प्राइमरी कार्निवोरस आता है, फिर आपका हार्बीवोरस आता है, और फिर आपका प्रोड्यूसर आता है। तो आप क्या कहेंगे कि शीर्ष मांसाहारी के बाद उत्पादक कैसे आ सकता है, शीर्ष मांसाहारी के बाद तो शाकाहारी आना चाहिए था। लेकिन दूसरे ऑप्शन में अगर बात करेंगे तो मांसाहारी दिया हुआ है, फिर शाकाहारी दिया हुआ है, और फिर उत्पादक, और ये उत्पादक कहां से अपना फूड को उत्पादित करते हैं सर, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया से, जिसमें सूर्य प्रकाश की बहुत ही जरूरी होती है। तो सर जो ऊर्जा का सही क्रम है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है। जबकि अगर आप तीसरे ऑप्शन की बात करेंगे तो शीर्ष मांसाहारी, उत्पादक और शाकाहारी दिया हुआ है, जो कि गलत है। मांसाहारी, शाकाहारी और फिर उत्पादक और सूर्य का प्रकाश दिया हुआ है। मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी दोनों क्या है सर, तो सेम है। तो आप सभी यहाँ पे दोनों आंसर टिक कर सकते हैं, सही आंसर। और यहाँ पे भी आपका ये दो आंसर सेम है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। जो सही क्रम होगा वो आपका मांसाहारी, शाकाहारी, उत्पादक और सूर्य का प्रकाश। तो इस क्वेश्चन के लिए आप सभी याद रख लेंगे आंसर बी एवं डी, आंसर बी एवं डी। ठीक है सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बाकी जहां पे भी ऑप्शन मिलेगा सर तो वहां पे आपका एक अलग ऑप्शन रहेगा। और आप सभी ध्यान में रखना कि जब भी हम परितंत्र में ऊर्जा के प्रवाह के सही क्रम की बात करेंगे तो कहेंगे टॉप कार्निवोरस, टॉप कार्निवोरस, ओहो टॉप कार्निवोरस। और उसके बाद क्या कहेंगे, उसके बाद हम लोग कहेंगे प्राइमरी कार्निवोरस, प्राइमरी कार्निवोरस। और फिर क्या होगा सर, हार्बीवोरस, हार्बीवोरस। और फिर क्या होगा, तो आप सभी याद रखना प्रोड्यूसर। और ये प्रोड्यूसर मेनली क्या होते हैं, आप कहेंगे सर प्लांट होते हैं। क्या होते हैं सर, प्लांट होते हैं। आइए बात कर लेते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 कि क्रमशः 12 ओम और 24 ओम के दो प्रतिरोध 6 वोल्ट बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित हैं। 1 सेकंड में प्रतिरोध में क्षय होने वाली कुल ऊष्मा डैश होगी।
मेरे मित्र अभी जस्ट आपका जो पीछे वाला क्वेश्चन था उसमें प्रतिरोधों को समांतर क्रम में संयोजित किया गया था, लेकिन यहाँ पे श्रेणी क्रम में किया जा रहा है। आप कहेंगे सर सारा प्रोसेस सेम होगा। अगर हम यहाँ पे टोटल प्रतिरोध की बात करेंगे तो आप कहेंगे सर ये और ये श्रेणी क्रम में जुट रहे हैं, तो 12 और 24 कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 36 ओम हमारा टोटल प्रतिरोध हो गया। विभवांतर हमारा कितना है सर? 6 वोल्ट। समय कितना है हमारा सर? 1 सेकेंड। हम कहेंगे कि सर फॉर्मूला तो H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी ही लगेगा। बिल्कुल, I इक्वल टू हम V बटा आर का स्क्वायर करेंगे इंटू आर इंटू क्या हो जाएगा? T। V स्क्वायर बटा आर स्क्वायर इंटू आर इंटू टी, ये आपका स्क्वायर इस आर को खा जाएगा। आप कहिएगा कि V स्क्वायर यानी कि सर 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36, आर हमारा कितना है? 36 गुना 1, ये और ये कट गया, हमारा ऊर्जा 1.0 जूल हो जाएगा। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो जिस तरह से आपने पीछे के क्वेश्चन को करा था तो वहां पे समांतर क्रम में जोड़ा गया था प्रतिरोध को, जबकि यहाँ पे क्या किया गया है? श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तो मेरे ख्याल से इसमें कोई लाग लपेटा नहीं रहा होगा। आइए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 कि मेंडलीफ द्वारा किन तत्वों का नामकरण उसी समूह में उनके पूर्ववर्ती तत्वों के नाम से पहले शब्द एका लगाकर किया गया था? तो भाई मेरे आप सभी ध्यान में रखना, जो स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम था इसका नामकरण एका लगाकर किया गया था। आप सभी कहेंगे कि गुरुजी ये बताओ कि स्कैंडियम का क्या नाम था एका में? तो ध्यान में रखेंगे, स्कैंडियम को एका बोरोन कहा गया था। स्कैंडियम को क्या कहा गया था? एका बोरोन कहा गया था। और अगर आप बात करेंगे गैलियम की तो आप सभी याद रखना इसको क्या कहा गया था? तो सर इसको एका एल्यूमिनियम कहा गया था। क्या कहा गया था? एका एल्यूमिनियम कहा गया था। और अगर हम लोग बात करेंगे किसकी? जर्मेनियम की। किसकी बात करेंगे? जर्मेनियम की। तो आप सभी ध्यान में रखना इसको एका सिलिकॉन कहा गया था। क्या कहा गया था? एका सिलिकॉन। तो सही आंसर क्या होगा? आप कहेंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रकाशीय परिघटना सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य की चक्रिका के चपटी प्रतीत होने की परिभाषित करती है? आप सभी याद रखना वायुमंडलीय अपवर्तन। मेरे मित्र मैंने आपको कई बार बताया है कि सूर्योदय और सूर्यास्त से आपको 2 मिनट पहले और 2 मिनट बाद तक सूर्य दिखाई पड़ता है। किसके चलते? वायुमंडलीय अपवर्तन के चलते। तारे टिमटिमाते हुए दिखाई पड़ते हैं। किसके चलते? वायुमंडलीय अपवर्तन के चलते। तो ये चीज आप सभी हमेशा कंठागर करके रखेंगे। बाद बाकी प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और प्रकीर्णन मैंने कई बार बताया है और आप सभी इसको बखूबी समझ रहे होंगे। आइए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन बड़ा ही सरल सा कि एन फेरों और प्रवाहित धारा आई वाली किसी परिनालिका के अंदर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण? आप कहेंगे सर एन फेरा और आई को गुना कर दीजिए, एन आई। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23 की एक विशेष जंतु उत्तक द्वारा किए जाने वाले कुछ कार्यों का उल्लेख नीचे किया गया है। यह अंगों के अंदर के अवकाश को भरते हैं, तो सर इसको अवकाशीय उत्तक यानी कि एरोलर टिश्यू के नाम से जाना जाएगा। पहले ही क्लियर कर दिया है। दूसरा है यह आंतरिक अंगों का सहारा देता है। बिल्कुल सही है। यह उत्तकों की मरम्मत में सहायक होता है। यह भी बात सही है। तो आपसे कहा जा रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से इस उत्तक की पहचान कीजिए। आप कहेंगे सर अवकाशीय उत्तक है, इसमें पहचानने की जरूरत नहीं है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? एरोलर टिश्यू कहते हैं। मेरे मित्र उपकला उत्तक इसको हम लोग एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। पेशी उत्तक इसको हम लोग क्या कहते हैं? मस्कुलर टिश्यू कहते हैं। यानी कि हमारा मसल्स जो है वो क्या है? एक प्रकार का उत्तक है। और मेरे मित्र वसा उत्तक इसको हम लोग एडिपोज टिश्यू कहते हैं। तो ये चीज भी ध्यान में रखिएगा। बहरहाल बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि आईआईटी मद्रास द्वारा विकसित भारत के प्रथम पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटने का नाम क्या है? आप सभी ध्यान में रखेंगे कदम VVI है चेला जी। इसको स्टैटिक साइंस के रूप में याद रखिएगा, कहीं पे भी कभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25 की दी गई संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में X, Y और Z के मान क्रमशः क्या होंगे? मेरे मित्र यहाँ पे S8 कार्बन के साथ अभिक्रिया करके क्या बना ले रहा है? CH2 बना ले रहा है। तो समस्या ये है कि सर इसको हम प्रूफ कैसे करेंगे, सॉरी बैलेंस कैसे करेंगे? तो चला जी बड़े ही आसानी से करेंगे। S8 कार्बन के साथ अभिक्रिया करता है तो कार्बन सल्फाइड CH2 बना लेता है। मैंने आपको क्या बोला था कि किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करेंगे तो आप सभी ये ध्यान में रखेंगे कि उस समीकरण में सबसे बड़ा फॉर्मूला कौन सा है। आप क्या कहेंगे कि सर इसमें बड़ा फॉर्मूला हमारा ये है। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे S8 है, यहाँ पे क्या है? S2 है। तो आप क्या कहेंगे? सर जी यहाँ 4 लगा दीजिए।
अब क्या हो गया आपका 4 कार्बन और सल्फर 8। आप क्या कहिएगा कि गुरुजी सल्फर 8 तो हो गया, लेकिन कार्बन तो इधर हमारा 4 ही है, एक ही है। तो भाई मेरे यहां पे भी आप 4 लगा दो। क्या कहोगे कि सर ये जो x है और यहाँ पे जो सर y लिखा गया है और यहाँ पे जो z लिखा गया है, तो x के जगह तो कुछ नहीं लगेगा तो 1 लिखेंगे हम लोग, और y के जगह क्या कहिएगा, आप कहेंगे सर y के जगह हम लोग 4 और z के जगह क्या कहेंगे, आप कहेंगे सर 4, तो 1 4 4 सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आपके आज के इस सेशन में टोटल 25 क्वेश्चन था, जिसको आप सभी ने आसानी से क्लियर कर लिया है, और मेरे ख्याल से अब आपको इस प्रकार का क्वेश्चन दोबारा दे दिया जाए तो आप उसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। और साथ ही मेरे मित्र आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि अगर आप में से कोई मित्र आगामी एग्जाम की तैयारी के लिए अपने साइंस को मजबूत करना चाहते हैं, और आपको अगर ऐसा लग रहा है कि हमें एक बार एनसीईआरटी 6 से लेकर के 10 तक के साइंस को पढ़ना चाहिए, या फिर आप एएलपी एंड टेक की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि हमें साइंस और बेसिक साइंस और ईडी दोनों एक साथ पढ़ना है, तो मेरे मित्र आप सभी जुड़ सकते हैं हमारे साथ हमारे पेड कोर्स में। और ध्यान में रखेंगे कि हमारे पेड कोर्स से संबंधित किसी भी तरह की सूचना के लिए आप 90 65 97 0 477 पे कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। बहरहाल उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और हाँ अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।